18 प्रवर्तक हुए हैं जिनके बारे में मैं पिछली क्लास में भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ। सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो वत्री पराशरः कश्यपो नारदो गर्भो मरीचिर्मनुरंगरा लोमशः पौलिश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः शौनको अष्टावसाश्चैते ज्योतिषशास्त्र प्रवर्तकः। ये ज्योतिष शास्त्र के 18 प्रवर्तक हैं जिन्होंने ज्योतिष की रचना की है, यानी ज्योतिष में अपना योगदान दिया है, ज्योतिष को आगे लाए हैं और इन्हीं के कारण आज हमारे सामने ज्योतिष व्याप्त है। इसमें सूर्य सिद्धांत की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसको आज की समय में हम सिद्धांत के रूप में प्रयोग करेंगे। इसके बाद पराशर शास्त्र का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जितना भी फलादेश या फलित का अध्ययन कर रहे हैं, वो पराशर शास्त्र है। ज्योतिष का यूँ तो इतिहास बीच बीच में हमारे ऊपर, हमारी सृष्टि के ऊपर, हमारे विशेष करके हमारे देश के ऊपर जो आक्रमण होते रहे, मुगलों के आक्रमण, आंग्लों के आक्रमण, ईसाई सभ्यता, अन्य अनेक सभ्यताएं आती गई। इसके कारण हमारा ज्योतिष विलीन होता गया और अनेक शासन आए गुलामी के, उसमें हमारा ज्योतिष विज्ञान का ये और शोध पता नहीं चल पा रहा कि वो कहाँ से प्रारंभ हुआ। लेकिन इतना तो निश्चित ही है कि ज्योतिष हमारा सबसे प्राचीन धर्म है और इसके लिए हमारे कई जो ज्योतिष शास्त्री हुए अभी तक, उन्होंने काफ़ी शोध किया और इसको ढूंढने के लिए प्रयत्न किया कि हमारा ज्योतिष शास्त्र का इतिहास कहाँ से प्रारंभ होता है। तो बहुत सारे शास्त्रों का संज्ञान हुआ, उसके अंतर्गत ये अष्टादश ज्योतिष प्रवर्तकों के बारे में पता चला और ढूंढने में काफ़ी कठिनाइयाँ हुई हैं और ज्योतिष की कुछ तकनीकें अपनाई गई जिससे पुराने इतिहास और तारीखों का पता लगाया जा सके और जो समय है, जो ज्योतिष का काल है, उसको अलग अलग खंडों में बांटा गया। विस्तृत रूप से काल का फिर विवरण किया गया। ऐसे 3-4 भागों में ज्योतिष को बांटने की कोशिश की गई। संक्षेप में ज्योतिष एक मानसिक बुद्धि संबंधी विज्ञान है और इसके अंतर्गत जब ज्योतिष को अध्ययन करने की बात आई तो सबसे पहले ये जाना गया कि ज्योतिष प्रारंभ कहाँ से हुआ है। तो भारतीय ज्योतिष का इतिहास का जो 2 भागों में बांटा गया, प्रथम भाग सिद्धांत प्राक काल और दूसरा भाग सिद्धांत काल। तो सिद्धांत का एक प्राचीन काल था, दूसरा सिद्धांत काल था। तो प्राचीन काल वाला जो था उसके भी 2 भाग किए गए, प्रथम वैदिक काल और दूसरा वेदांग काल। जबकि जो दूसरा काल था सिद्धांत का, उसके स्कंद बने जो कि गणित, होरा और संहिता, जिसकी हम पिछली क्लास में स्कंद त्रय, स्कंद पंच के रूप में एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत भी समझ चुके हैं कि ज्योतिष के स्कंद त्रय हैं। तो ये गणित, होरा और संहिता, और गणित के अंदर भी मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार, प्रश्नाधिकार ऐसे भाग हो गए हैं और इसके अंदर भी प्रकरण हुए हैं। वो आगे की बातें हैं जो जब हम गणित का आगे इतिहास पढ़ेंगे। होरा का इतिहास भी हमने पढ़ा, संहिता के विषय में भी जाना। आज हम प्रथम भाग सिद्धांत प्राक काल में बात कर रहे हैं और इसमें प्रथम भाग जो हुआ है वो वैदिक काल, दूसरा भाग है वेदांग काल। तो वैदिक काल और वेदांग काल जो हुआ है उसके अंतर्गत क्या है कि जो वैदिक काल था उसमें वेदों की बात हुई और वेदों में वेद के साथ किस पर आधार थे? अपौरुषेय वेदाः। वेद तो अपौरुषेय है, उनको किसी ने लिखा नहीं था। ब्रह्मा जी के मुख से वेदों की उत्पत्ति हुई और जब ब्रह्मा जी के मुख से वेद निकले तो ऋषि मुनियों ने उसको आत्मसात किया और वेद बन गए श्रुति, यानी सुन करके धारण किए गए, इसलिए वो बन गए श्रुति।
और वेद फिर कितने वेद थे? तो 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और श्रुतियों को जब श्रुति थे, जब सुने जाते थे, सुनकर के याद रखे जाते थे, स्मरण शक्ति पर ज्ञान को संभाल के रखा जाता था, लेकिन जब तक वो आपकी स्मृति में न रहे, स्मृति में न रहे तो वो किस काम के? तो उनको स्मृति में रखने के लिए पुराणों की रचना की गई, वेदों को पुराणों से जोड़ा जिससे कि वो स्मृति में रहे। इसलिए श्रुति स्मृति का नाम हो गया। श्रुति माने वेद और स्मृति माने पुराण। इसलिए फिर वेद में भी सूत्रों का वो किया गया कि सूत्रों का निर्माण किया गया, जिन सूत्रों के माध्यम से वेदों को संचालित किया जा सके। आज जितने भी वैदिक कर्म होते हैं, वेद का जितना भी प्रयोग होता है, वो इन सूत्रों के माध्यम से होता है। जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद का प्रयोग आश्वलायन सूत्र से होता है, यजुर्वेद का प्रयोग पारस्कर सूत्र से होता है, अन्य हमारे स्रोत्र सूत्र, गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र, शिल्प सूत्र, बहुत सारे सूत्रों का निर्माण वेदों के अंतर्गत किया गया, जिससे कि इसका हम इनको सहज सके। लेकिन हमारा मूल पर्पस ये है कि ऋग्वेद में ज्योतिष कहाँ था? तो ऋग्वेद में ऐसी 36 ऋचाएं आई हैं जहाँ पर ज्योतिष का वर्णन मिलता है, और यजुर्वेद में 44 ऋचाएं ऐसी आती हैं जिनमें ज्योतिष का वर्णन आता है। सामवेद में ऐसा देखने को कभी मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा ज्योतिष जो है वो अथर्ववेद में पाया जाता है। अथर्ववेद में ज्योतिष की 162 ऋचाएं देखने को मिलती। तो जब हम देखते हैं कि ज्योतिष की ऋचाएं मिली, वेद मिला, देखने को मिला, तो उसके आगे हम चले कैसे? तो ज्योतिष जब ऐसा गया तो सभ्यता पर आक्रमण होता गया, सभ्यता पर आक्रमण होता गया। लगभग 5 शताब्दियों तक हमारी विरासत एवं सभ्यता पर असभ्य अशिक्षित व्यक्तियों का आक्रमण जारी रहा, और उन्हें किसी भी बात का परवाह न करते हुए हमारी सभ्यता का पैतृक संपत्ति को जलाया, लूटा, छीना और चुराया। 6 वाला इस तरह उन्हें तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने इतिहास की घटनाओं को अपनी इच्छा अनुसार लिखा। तो हमारे ज्योतिष का इतिहास जो था वो छिन्न भिन्न हो गया और अलग अलग तरीके से परोसा गया। एक राष्ट्र की बड़ी त्रासदी रही। लॉर्ड मेकाले की जो पद्धति आई थी, लॉर्ड मेकाले जो थे वो जो हमारे देश पर जब आक्रमण हुआ, लॉर्ड मेकाले आया, उसने देखा कि भारत की संस्कृति पर आक्रमण करना है तो कैसे करा जाए, उसको कैसे नष्ट किया जाए, भारत के ऊपर शासन कैसे किया जाए। तो विदेशियों ने अपनी एक मीटिंग बिठाई और उसने लॉर्ड मेकाले को भारत में भेजा, और उसने भारत में आकर के देखा कि भारत के लोग जो है संस्कृति है। कितने बजे तक रोको दिया? 7:30। भारत के लोग जो है 1 घंटे बाद अपनी संस्कृति और संस्कृत के प्रति बड़े निष्ठावान, और इसीलिए अगर भारत पर आक्रमण करना है, भारत पर शासन करना है, तो उनकी संस्कृत और संस्कृति को नष्ट करना है। सबसे पहले आया, उसने देखा, और एक उद्यान में जब वो बैठा हुआ था तो उसने देखा कि एक वेद पढ़ने वाले व्यक्ति का सम्मान सभी लोग करते हैं। उसके विषय में एक तथाकथित प्रसंग है। उस प्रसंग में बताया गया कि एक कार चालक जो है, एक वैदिक है और कार चालक है, और धोती वस्त्र धारण करता है, धोती पहनता है और वेद पढ़ता है, लेकिन वो वृत्ति के लिए कार चालक है। तो वो किसी के यहाँ पर कार चालक का कार्य करता था, लेकिन मेकाले उद्यान में बैठकर देख रहा था कि ये व्यक्ति कार चलाता है, और जो इसका जो मालिक है वो जब इसके यहाँ इसको ये लेके जाता है, लेकिन मालिक इसके पैर छूता है। इसका कारण क्या है? मालिक इसका सम्मान करता है, ऐसा क्या कारण है? तो उसके मन में प्रश्न उठा और उसने कहा कि भाई आपके जो सहयोगी हैं, आप उनको सम्मान इस प्रकार से देते हैं जैसे कि वो आपसे ज़्यादा बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए, जो हमारी संस्कृति को संभाल के रखते हैं वो हमारे लिए सम्माननीय है। ये धौत वस्त्र धारण करते हैं,
और यह वेद वेद का प्रतिदिन पालन करते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ ये सम्मानीय है। आज भी हमने देखा होगा कि जो भी ब्राह्मण आदि धौत वस्त्र धारण किए होता है, उसके प्रति हमारा सभी का सम्मान बढ़ जाता है। तो उसने कहा कि इस सम्मान को, इस संस्कृति को नष्ट करने के लिए क्या किया जाए, तो मैकाले अंग्रेजी पद्धति को लाए और उसने अपनी पद्धति से भारतीय संस्कृति का नाश किया। हमारे यहाँ पर जो पद्धति थी वो थी श्रोत्र स्मार्त, ये सुनना फिर पढ़ना फिर बोलना, सुनना बोलना पढ़ना फिर लिखना, ऐसा था हमारा कि पहले सुनो फिर बोलो फिर पढ़ो फिर लिखो। लेकिन उन्होंने पद्धति उल्टी चला दी। उन्होंने कहा पहले लिखो फिर पढ़ो फिर सुनो और फिर बोलो। तो जो हमारी जो अधोगति वाली पद्धति मैकाले ने चलाई, तो मैकाले का इस प्रकार से हमारे संस्कृति पर जो आक्रमण रहा, उसके कारण उसने जो है हमारी सभ्यता का ह्रास कर दिया। इसके साथ साथ फिर कुछ अनैतिक ज्योतिषी हुए। लगभग 150 वर्षों के अंतर्गत ऐसे ऐसे ज्योतिषी आए, उन्होंने ना तो अपने कार्य के प्रति ईमानदारी दिखाई, ना ही जैसा कि हमारे उसमें कहा गया है, गणितेषु प्रवीणो योः शब्द शास्त्री कृतश्रवः। अभी पिछले वाले उसमें मैंने आपको बताया था कि ज्योतिषी की योग्यता, तो ना तो वो गणित में प्रवीण थे, न शब्द शास्त्र में कोई शब्द करते थे, और यह तथा कथित कुछ तो भी बता देते थे, कुछ तो भी बोल देते थे, तो उनके कारण भी ज्योतिष का ह्रास हुआ। लेकिन फिर भी हमारे ज्योतिषियों ने, जो अच्छे अध्ययन करने वाले थे, जो विज्ञान की दृष्टि से पढ़ रहे थे, उन्होंने बड़ा परिश्रम किया और ज्योतिष को अंदर तक खोजने की चेष्टा की। इसके अंतर्गत उन्होंने संपात का अयन और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, ज्योतिषीय लेख के बारे में भी चिंतन किया। संपात के बिंदु के पीछे खिसकने का मुख्य कारण भी ज्ञात किया। तो पृथ्वी जो है वो विषुवत रेखा पर उभरे हुए भागों में सूर्य चंद्रमा के आकर्षण के प्रभाव में है। तो वहाँ जो खगोलीय वृत्त है, क्रांति वृत्त है, वो ध्रुव के चारों ओर एक छोटी कक्षा में घूमता है, और जिसके कारण खगोलीय विषुवत क्रांति वृत्त को जहाँ काटता है, वह बिंदु प्रतिवर्ष पीछे खिसकता है। इसको संपात का अयन कहते हैं। और यह हर वर्ष लगभग 50.3 विकला 50.3 विकला कम हो जाता है। यानी इतना हमारा संपात का अयन प्रतिदिन कम हो जाता है, 50.3 विकला। और इसी के कारण जो आप संपात साधन करते हैं, वहाँ पर प्रतिदिन आपका जो 3 से 4 मिनट का डिफरेंस आता है, वो इसके कारण। तो विषुवत बिंदु की किसी नक्षत्र से स्थिति का कालक्रमिक बोध, नक्षत्र मंडल की सही स्थिति, ये ज्योतिष शास्त्र के इतिहास का लगातार विवरण प्राप्त होता रहा। और इससे और आगे गए तो पता चला कि जो नक्षत्र होते हैं वो 72 वर्ष में, ये जो 50.3 विकला का जो अंतर है, इसके कारण 72 वर्ष में नक्षत्र में 1 डिग्री कम हो जाती है। और 1 डिग्री नक्षत्र की जब कम हो जाती है तो 13 डिग्री 20 मिनट के लिए उन्होंने कहा कि 960 वर्ष में एक नक्षत्र पीछे खिसक जाता है। 75 में लगभग 2160 वर्ष में 30 डिग्री अर्थात एक राशि ही कम हो जाती है। इसका उदाहरण यह है कि कभी उत्तरायण मकर राशि से होते थे, और मकर राशि में जब सूर्य होता है तो उस समय धनिष्ठा नक्षत्र होता था, और अब वो पीछे सरकते पूर्वाषाढ़ा पे आ गया। तो देखिए, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, 5 नक्षत्र पीछे हम चले गए। अब 22 दिसंबर के आसपास हमारा जो है वो उत्तरायण होता है। तो ये जो 960 वर्ष में एक चक्र आता है, 2160 वर्ष में एक राशि कम हो जाती है, और 960 वर्ष में एक नक्षत्र कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा ज्योतिष, तो इससे भी ज्योतिष का एक अनुमान लगाया गया कि ज्योतिष प्राचीन में पहले कहाँ था और आज कहाँ है।
हमारा आर्द्रा प्रदेश एक कृषि प्रधान चूंकि देश होने से हमारे यहाँ वर्षा के जो नियम है, वर्षा को जानने की जो विधि है वो आर्द्रा प्रदेश से जानी जाती है कि आर्द्रा में सूर्य कब आएंगे। तो लगभग 22 जून को 21-22 जून को आर्द्रा में सूर्य का प्रवेश होता है। लेकिन जो सूर्य का प्रवेश आर्द्रा को छोड़कर अगर मृगशिरा नक्षत्र में होने लगा, मृगशिरा नक्षत्र को छोड़कर आर्द्रा में होने लगा, तो आज आर्द्रा में हो रहा है, इससे पहले वो मृगशिरा नक्षत्र में होता है। इसका मतलब ये है कि हमारे काल गति के नियम को भी हमें समझना पड़ेगा, तब जाकर के ज्योतिष के इतिहास में पीछे जा पाएंगे। तो इस तरीके से काल गति के नियम को भी ज्योतिषियों ने समझा, इतिहास को भी समझा, लोगों ने क्या लिखा, लेकिन जब तक उन्होंने उस विज्ञान की जो एक अंश वैल्यू को कम ज्यादा होने के आंकड़े को नहीं समझेंगे तब तक उसको नहीं समझ पाएंगे। तो जो पृथ्वी के संपात पे जो सरकने की स्थिति 50.3 है विकला, उसको विशेष करके समझने की बात है, जिसकी वजह से हमारा हर बार हर चीज चेंज होती है। उससे ऋतुओं में अंतर आ गया, उससे मौसम में अंतर आ गया, उससे महीनों में अंतर आ गया। ऐसा कहा गया है कि 2 मासों की एक ऋतु होती है। तो पहले तो भाई चैत्र वैशाख माने ग्रीष्म, ज्येष्ठ आषाढ़, ऐसे करके 2-2 महीने चलते थे। लेकिन अब क्या हुआ, बाद में वो पीछे सरकते जा रहे हैं। वर्षा के समय वर्षा नहीं दिखती, तो मासों का और सूर्यों का इनका सबका ये फिर हो गया। इस सबको समझने के लिए ज्योतिष के इतिहास में पीछे इन पुराणों की सहायता से, वेदों की सहायता से गए। ज्योतिष के इतिहास में एक तरफ तो वेदों को समझने के लिए कल्प सूत्र, आश्रयन सूत्र, जैसे मैंने कल्प बताए थे, ब्रह्मा का 1 दिवस 1 रात्रि 2 कल्पों का होता है। तो पूरा इसके अंदर पूरा ज्योतिष शास्त्र के नियम दिए। फिर पुराणों में हमको देखा जाए तो विष्णु पुराण में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, नारद पुराण में, गरुड़ पुराण में, अग्नि पुराण में, वामन पुराण में, इन सभी पुराणों में भी ज्योतिष के अनेक वृत्तांत देखने को मिलते हैं। वामन पुराण से तो मैंने अभी आपको पिछले जब राशियों का निर्माण हुआ है उसमें नक्षत्रों का विन्यास, जो भगवान भोलेनाथ के डमरू से जो नक्षत्र निकले हैं, चूचेत वाला लीदू ले लो आ ई हुए ओ वाबू वे वो काकी, ये सब मैंने आपको बताए थे। ये वामन पुराण में श्लोक क्रमांक 52 से 56 में दिए हुए हैं। तो वहां से निकले हुए हैं। काल पुरुष की जो उत्पत्ति है वो वामन पुराण में पूरी लिखी है। इसको हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब ज्योतिष को और समझने की और समझने की बात आई तो वो आई वेदांग के अंतर्गत। ज्योतिष वेदांग का भी भाग था, इसलिए वेदांग के अंतर्गत उसको समझा गया। तो वेदांग में जो है वो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, इस विषय में भी मैं आपसे पिछली क्लास में बात कर चुका हूँ। लेकिन क्योंकि इतिहास की बात हो रही है तो हमें इन सबको सहजना पड़ेगा, इन सबको अपने साथ जोड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हमारे ज्योतिष के इतिहास के अंग है। फिर ज्योतिष को और भी भागों में बांटा गया। जब वेदांग काल हुआ, वैदिक काल हुआ, पौराणिक काल हुआ और पराशरी काल हुआ, बरामेहर का काल है, शिक्षक का काल है, इस सब में ज्योतिष बटा हुआ है। तो वैदिक काल की, वेदांग काल की तो हम बात कर रहे थे। वेदांग में जो वेद के 6 अंग हैं उसके अंतर्गत हम पूरा ज्योतिष को समझ चुके हैं पहले। वैदिक काल में हम बात करें तो वैदिक काल जो रहा है वो लगभग 23,927 वर्ष जो है ईसा से पूर्व तक का है। वेद तो अनादि है, उनका तो कोई जब से सृष्टि है तब से वेद है, लेकिन इसका उद्भव कब हुआ, वेदों में सारा जो ज्ञान भरा पड़ा है उसके बारे में पता कब चला, वेदांग है ये सब पता चला। तो इसके बारे में जब ध्यान पूर्वक निरीक्षण हुआ, परीक्षण हुआ, तो पता चलता है कि अनेक श्लोकों के माध्यम से वेदों में इनकी ऋचाओं को देख करके कि ऋग्वेद में 36 ऋचाएं हैं, यजुर्वेद में 44 ऋचाएं हैं, अथर्ववेद में 162 ऋचाएं हैं। ये वैदिक काल में पूरा उसका ज्ञान किया गया। जैसे यजुर्वेद में ही सामान्य रूप से सुनते रहते हैं। मैं सरल से सरल बात बताऊंगा कि चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायत, पुरुष सूक्त में लगता है चंद्रमा मन का कारक है, सूर्य
चक्षु सूर्य हो जाए तो चक्षु सूर्य नेत्रों का कारक है, वहां लिखा है आदित्य भो सोमो भौमस्य तथा बुध बृहस्पति भार्गव सलश्चिन्ते सब प्रदिनाधिपा। बहुत नक्षत्रों के रूप में श्लोक बहुत मिलते हैं। तो ये वैदिक काल की जो रचनाएं थी, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद जितने मैंने अभी जी सब बताए, वेद पुराण, इनके अंदर बहुत सारी वेदों में चीजें मिली और हमारे सामने ज्योतिष का उद्भव हुआ। अगर ज्योतिष के उद्भव में हम और गहराई में जाएंगे तो ये अब एक एक काल को कम से कम एक एक क्लास में पूरा पढ़ पाएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए सामान्य रूप से समझना बहुत जरूरी है। बहुत गहराई से जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनको गहराई से जाना है वो मेरे से व्यक्तिगत अलग से भी क्लास के नहीं साहब हमको इसी की गहराई में जाना है, तो मैं केवल उसी एक वेदांत काल का 1 घंटा, वैदिक काल का 1 घंटा, एक घंटे का पूरा काल बता सकता हूँ। इसके बाद हमारा दूसरा पौराणिक काल है, वो भी 3000 वर्ष ईसा से पूर्व का है। तो ये पौराणिक काल में जो है वो हमारे जो 18 प्रवर्तक हैं उनकी बात हुई है, और स्कंद ज्योतिष के स्कंदों की बात हुई है, संहिता शास्त्र मुंडन शास्त्र की बात हुई है। ये पौराणिक काल था। पौराणिक काल में भगवान राम का काल, महाभारत का काल, ये सब पौराणिक काल के अंतर्गत। तो पुराणों में भी अनेक वर्णन ज्योतिष के देखने को मिलते हैं। इसके बाद जब पुराणों की बात आई और विषय हमारा आगे बढ़ा है, तो देखते हैं कि उसमें पराशरी का काल हुआ है, पराशर का काल आया, और पराशर के साथ साथ हमारे बराह मिहिर, इनके बारे में बहुत सारी बात आई। पराशरी काल के बारे में बड़ा मतभेद देखने को मिलता है। पराशर जी जो है उनका वैसे तो सबसे प्राचीन ग्रंथ हमारा पराशर माना जाता है, लेकिन ये ज्योतिषियों में बड़ा प्रसिद्ध होकर के भी इसके 2 शास्त्र हैं। एक है बृहद पराशर होरा शास्त्रम और एक है लघु होराशर पराशास्त्रम। तो लघु पराशरी और बृहद पराशरी 2 टीकाएं हमारे सामने मिलती हैं। इनको सर्वप्रथम जो है 1814 में मुंबई के ज्ञान सागर प्रेस में छपवाया गया। तब जो बृहद पराशर 2 खंडों में मिलता था, आज भी शायद 2 खंडों में ही मिल रहा है, पूर्व खंड और उत्तर खंड, और प्रत्येक खंड में लगभग 50 अध्याय हैं। तो 100 अध्याय का जो पराशर का एक ग्रंथ है, और उस पुस्तक में लिखा है कि भिन्न भिन्न स्थानों में बहुत प्रयत्न करने पर जो हमें संग्रहित हुआ पराशर के नाम से, तो वो सब आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। पूर्व खंड में लगभग 4196 श्लोक दिए गए हैं। इनमें से कितने मूल ग्रंथ के हैं और कितने जो लेखक ने संग्रह करके दिए, हालांकि इस विषय में नहीं कहा गया। एक जगह तो अयनांश लाने के लिए ग्रह लाघवों का श्लोक भी वहां पर दिया गया है। पूर्व खंड को पराशर कृत कहना, तथा उत्तरखंड में भी 20 अध्याय है, जो 50 अध्याय है, तो उसमें भी लगभग 812 श्लोक देखने को मिलते हैं। अब पराशर में बात आई है कि गर्गकृत होरा शास्त्रम जो देखने को मिला वो भी पराशर शास्त्र में देखने को मिलता है। तो सब 500 के बाद में इसमें कुछ मिश्रण हुआ होगा, और पराशरी का पूर्वार्ध, उसकी ग्रंथ संख्या लगभग 1650 के समय का इसका वर्णन मिलता है। उसके प्रथम अध्याय में राशि स्वरूप का वर्णन है, उसके आरंभ में भी 2 श्लोक दिए गए हैं, और तृतीय अध्याय में राशि स्वरूप बताया गया है। ऐसे अरिष्टाध्याय सब पराशर के अंतर्गत बृहद जातक के भी कुछ देखने को श्लोक मिल जाते हैं। तो पराशर संहिता के भी 3 स्कंद सुनने में आते हैं, इसलिए बराह मिहिर ने शक्ति पराशर का उल्लेख किया है। यानी पराशर के भी जो भाई है, पराशर जी से के जो भाई है वो शक्ति है, पराशर शक्ति थी।
इसलिए शक्ति का उल्लेख भी इसमें किया गया है कि उनने भी, शक्ति पराशर ने भी इसमें अपना योगदान दिया है। हमने बराह की केवल संहिता देखी है, उसका जातक नहीं देखा, ऐसा सुनने में मिला। पराशरी भी उपलब्ध नहीं थी, जो हमारे शोधकर्ता थे उन्होंने ऐसा लिखा है। लघु पराशरी तो मिलती है, पर उसकी भी यही अवस्था होगी। इनका एक और ग्रंथ मिलता है, उड्डाय प्रदीप। उसके आरंभ में लिखा है कि पराशरी ओरा के अनुसार देवज्ञों के संतोषार्थ, यानी उनको संतोष देने के लिए उड्डय प्रदीप बना रहे हैं। केवल इतना ही नहीं, यह बात सिद्ध हो जाती है कि वह बराह के पहले की नहीं है। अब यहाँ पता चलता है कि पराशर बराह से पहले नहीं थे, लेकिन ऐसा माना गया है कि भाई बराह में बाद में आए हैं, पराशर पहले हैं। दोनों के मतभेद हैं, लेकिन हम उनको समझने की कोशिश तो करेंगे। ब्राह्मण ने बृहद जातक, लघु जातक इनकी रचना की है। ब्राह्मण के पुत्र पृथुयशा है, उन्होंने षट्पंचाशिका लिखी है। तो इन तीनों पर उत्पत्ति का लघु जातक, गृह लाघव, ये गणेश देवज्ञ उनके जो भाई है उन्होंने लिखी। बृहद जातक पर भी बलभद्र की टीका थी, और उसके आधार पर उन्होंने एक लीलावती ग्रंथ की रचना हुई। बृहद जातक के अंतर्गत लीलावती, सारावली, आगे हमारे बहुत सारे ग्रंथों की रचनाओं की बात हुई है। या पराशर के साथ साथ अब बात करते हैं जैमिनी की, जो पराशर के बाद हुए। उन्होंने जैमिनी सूत्र नाम का एक छोटा सा 4 अध्यायों का गद्यात्मक सूत्र रूप ग्रंथ लिखा। वर्तमान में वे प्रचलित भी है, उसका भी हम अध्ययन करते हैं। अभी हम चर कारक आदि का अध्ययन करेंगे तो जैमिनी के सूत्र उसमें आएंगे। तो बराहमिर और भट्टोत्पल के ग्रंथों में जैमिनी सूत्र का उल्लेख नहीं मिला, अतः जैमिनी सूत्र नामक आर्ष ग्रंथ आदि यदि है तो वह भी आरंभिक रूप से ही है। एक और बड़ा ग्रंथ देखने को मिलता है भृगु संहिता। यह बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। नाम से तो यह आर्ष मालूम होता है, परंतु बराहमिर और भट्टोत्पल ने इसका उल्लेख नहीं किया, अतः उनसे प्राचीन होगा ऐसा मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये नहीं कहा जा सकता कि ये उनसे भी प्राचीन है, क्योंकि उनके अंदर उल्लेख क्यों नहीं है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग विषय आया, लेकिन एक बात कही गई है कि भृगु शास्त्र में लगभग 7,46,49,600 कुंडलियों का विवरण देखने को मिलता है, यानी 75 कोटि श्लोक उनके अंदर है। भृगु संयुक्ता जो है वो पंजाब में एक जगह है, उसके 4 खंड हो गए हैं, 4 जगह बढ़ गई है वो। पूना में एक मारवाड़ी ज्योतिषी के पास भृगु संहिता का कुछ छपा हुआ भाग देखने को मिलता है, उसमें लगभग 200 कुंडलियां हैं। प्रत्येक फल लगभग 79 श्लोक में लिखा हुआ है। और इस प्रकार इसकी ग्रंथ संख्या 14,000 है। यह ग्रंथ बड़ा विचित्र है, कहीं कहीं अशुद्ध सा प्रतीत होता है। लग्नों का कोई क्रम नहीं है। कश्मीर में जम्मू के सरकारी पुस्तकालय में भृगु संहिता है, और उस पुस्तकालय का सूची पत्र भी छपा है। उससे ज्ञात होता है कि वहां की भृगु संहिता में लग्नों का क्रम है, और उसकी ग्रंथ संख्या लगभग 1,60,000 है। तो प्रत्येक कुंडली का फल यदि 70 श्लोकों में लिखा होगा तो उसमें लगभग 2300 पत्रिकाएं होंगी। भृगु संहिता का कुछ भाग जिनके पास है वे प्रसंग वसात कुछ उसमें जो कहिए कि छल कपट करेंगे, धूर्तता करेंगे, तो किसी की नवीन पत्रिका बनाकर उसे भृगु संहिता युक्त कर देते हैं कि ये भृगु संहिता से ली गई है। ऐसा भी कई बार देखने को आया। आनंद आश्रम में भृगु संहिता श्री का ही भृगुक्त जातक कल्पलता नाम का एक ग्रंथ मिलता है आनंद आश्रम में, और उनकी ग्रंथ संख्या भी 1800 है।
और उसमें 200 कुंडलियों का विचार किया है। ऐसे भृगु संहिता भी बहुत बड़ा ग्रंथ है और उसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई। यही शास्त्रों के बाद में बराबिल के समय में ही और बात कही, नाड़ी ग्रंथों की रचना हुई। नाड़ी ग्रंथ के विषय में भी लिखा गया है कि द हिंदू जॉर्डिक में लिखा है कि नाड़ी ग्रंथ में सभी भूत, वर्तमान, भविष्य मनुष्यों की जन्म कुंडलियां हैं। और हमने स्वयं 5 नाड़ी ग्रंथ देखे, ऐसा शास्त्रकारों ने कहा है, और 5 नाड़ी ग्रंथ सुने। सत्याचारकृत ध्रुव नाड़ी ग्रंथ सर्वोत्तम ग्रंथ माना गया। उसके लगभग 70 भाग दक्षिण भारत में भिन्न भिन्न मनुष्यों के पास है। सत्याचारकृत ध्रुव नाड़ी ग्रंथ, उनमें से प्रत्येक मनुष्य के जन्मकालीन निर्णय, ग्रह स्पष्ट सब लिखे हैं। और उनमें भी सूक्ष्म सायन ग्रहों में 1883 के आरंभ में जो ग्रह स्थिति है वो वहां पर वर्णित की गई है कि मद्रास प्रांत में भृगु संहिता 17 बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वहां पर भी देखे जाते हैं, मिलते हैं। दूसरी यह है कि उनके और आगे जब देखते हैं तो ग्रहों के केवल सवाद और कला का अंतर ही देखने को मिलता है, ऐसा कई जगह। तो इससे पता चलता है कि अयनांश में अशुद्धि होने का भी यहाँ पर कुछ भेद देखने को मिलता है। तो नाड़ी ग्रंथ की ग्रह स्थिति बड़ी सूक्ष्म है, यह अत्यंत आश्चर्य की बात है। हम यवनाचार्य की बात करते हैं कि बराहमिहिर ने यवनाचार्य का उल्लेख किया है। बृहद जातक के 7वें अध्याय के 90 श्लोक की टीका में भट्टोत्पल ने लिखा है कि यवनेश्वर स्फुषित ध्वज शक कालारंभ के बाद दूसरा जो शास्त्र बनाया बराहमिहिर ने, उनके पहले के यवनाचार्य के मत लिखे। तो हमने उस यवनाचार्य का ग्रंथ नहीं देखा, पर स्फुषित ध्वज को देखा है। और स्फुषित ध्वज ने जो ग्रंथ लिखा है वो उसने तो लिखा, उसमें यवना ऊचूहू, यवन ने कहा। इससे ज्ञात होता है कि बराहमिहिर के पूर्व एक या अनेक ऐसे यवन ग्रंथ भी थे जिनकी ग्रंथ भट्टोत्पल के समय उपलब्ध नहीं थे। तो उत्पल के मतानुसार शक काल से प्राचीन ज्ञात होते हुए भी यवन शब्द का बहुवचनांत प्रयोग किया गया। बहुवचन मतलब यानी एक यवन नहीं था, बहुत सारे यवन थे। एक कारण यह भी हो सकता है कि बराह के समय यवनों का ग्रंथ एक ही रहा होगा, ये मानना नहीं, शास्त्र सम्मत नहीं है। भट्टोत्पल ने स्फुटित ध्वज को यवनेश्वर कहा होगा और उन्होंने यवनों के नाम पर जो वचन उद्धृत किए उन्हीं के ग्रंथ से लिया। लेकिन ये ग्रंथ भी संस्कृत में देखने को मिलते हैं। वर्तमान में मीनराज जातक नाम का यह ग्रंथ उपलब्ध है। उसे वृद्ध यवन जातक अथवा यवन जातक भी कहते हैं। वृद्ध यवन जातक के नाम से आपको एक पुस्तक शास्त्र मिल जाएगा। जैसे पराशर जातक पारिजात मिलता है, पराशर होरा शास्त्र मिलता है, ऐसे वृद्ध यवन जातक मिलता है। तो उसके आरंभ में लिखा है कि पूर्व मुनि ने मय को जो 1 लक्ष होरा शास्त्र बताया था उसे मीनराज ने 8000 किया। 1000 को 8000। तो भट्टोत्पल लिखित बृहद जातक अध्याय 1 श्लोक 5 की टीका में 82 की बात कही गई है। श्लोक 12 में मीनराज जातक में है कि अन्य बहुत से नहीं है, परंतु इसमें ज्ञात होता है कि स्फुटित ध्वज का जो ग्रंथ मीनराज जातक से भिन्न है और बराह के पहले के यवनाचार्य इन दोनों के कर्ताओं से भिन्न तृतीय अर्थात तीसरे लगते हैं। तो प्राचीन ग्रंथों को संक्षिप्त तथा विस्तृत करके उनके बाद के ग्रंथ बने होंगे, ऐसा ग्रंथकारों का मत है। बराहमिहिर काल में और भी आगे चले तो ये देखता जाता है कि जो सारावली की रचना हुई कल्या वर्मा ने की, और बराहमिहिर के सारावली के बाद जो है वो रचना काल लगभग रहा 821 तक रहा होगा। फिर श्रीमती का जातक पद्धति नाम का एक ग्रंथ देखने को मिलता है। फिर वृद्ध जातक नामक ग्रंथ का उल्लेख हमारे शास्त्रों में आता है। नंदी ग्रामस्थ केशव, तो केशवीय जातकम श्रीधर पद्धति
महायोगी पद्धति, दामोदर रामकृष्ण पद्धति, केशव मिश्र की पद्धति, होरा मकरंद पद्धति, लघु पद्धति, ऐसे बहुत सारी पद्धतियों के रूप में ज्योतिष शास्त्र का आगे उदय देखने को मिला शास्त्रकारों के। ये सब 1939 के आसपास की बात है, तो 1339 के आसपास की बात है। जातक वर्ण देखने को मिलता है। जातका वर्ण नाम के प्रसिद्ध ग्रंथ में ढूंढीराज के द्वारा लिखा गया है। जातका वर्ण ढूंढीराज कृत है, वह लगभग 1460 में शक में, और उसमें फल क्रमशः एक के बाद एक लिखे। कुंडली बनाने वाले अधिकांश उसका उपयोग करते हैं। मूर्त मार्तंड की टीका भी देखने को मिलती है। मैंने मूर्त के ग्रंथ भी इसके आसपास ही देखने को मिलते हैं। जातक मुक्तावली नाम का एक ग्रंथ देखने को मिलता है, और एक सबसे अच्छा ग्रंथ मिलता है वीर संगावलोकन। वीर सिंह नामक राजा ने होरा स्कंद निरूपण नामक एक विस्तृत ग्रंथ बनाया था। इसे वीर संगोदय जातक खंड के नाम से कहते हैं। इस ग्रंथ का काल तो ज्ञात नहीं है, परंतु इसमें जातका वर्ण के वचन दिए, अतः यह शक 1460 के बाद और 1500 के आसपास रहा होगा। यह बड़ा ही अतुल्य ग्रंथ है। इसमें अन्य अनेक प्राचीन ग्रंथों के वचन देकर फल को क्रमशः बड़े अच्छे से समझाया गया है। कुंडली बनाने वालों के लिए बड़ा उपयोगी है, लेकिन यह अभी तक छपा नहीं है, पर छपने योग्य है। इसमें सौनक और गुणाकर ग्रंथकार और समुद्र जातक, होरा प्रति, जन्म प्रति, प्राचीन ग्रंथों के नाम इसके अंदर दिए। जो वीर सिंगोदय जातक खंड है उसके अंदर इनके नाम दिए। इसका मतलब इसने उनका सार लिया है अपने ग्रंथ में। फिर जातक सार नामक एक विस्तृत ग्रंथ निरहरीकृत है, और ग्रंथकार ने उसके आरंभ में लिखा है कि वशिष्ठ, गर्ग, अत्रि, पराशर, बराह, लल्ल इत्यादि को ने होरा शास्त्र बनाया है। यानी होरा शास्त्र की रचना केवल पराशर के अंतर्गत नहीं है, और होरा शास्त्र को लिखने वालों में, रचना करने वालों में इतने सारे ऋषि, जैसे वशिष्ठ का होरा शास्त्र, गर्ग का होरा शास्त्र, अत्रि का, पराशर का, बराह का, यानी फलादेश का जो शास्त्र है हमारा, क्रम से। लेकिन उन्होंने कहा कि ये क्रम से नहीं लिखे गए, आगे पीछे कहीं ना कहीं इनका भेद है। और कईयों ने तो फलादेश का क्रम से नहीं लिखा है, लेकिन सारावली, होरा प्रदीप, जन्म प्रदीप इत्यादि ग्रंथों की सहायता से यह ग्रंथ जो बने हैं, तो जातक अलंकार नामक एक सुप्रसिद्ध ग्रंथ गणेश कृत है, मतलब गणेश ने लिखा है। गणेश के जो पितामह कानाजी भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे, और वो गुर्जराधिपति सभा के भूषणीभूत थे। उन्होंने ये गणेश कृत जातक अलंकार लिखा। तो जातक अलंकार में क्रम से देखने को मिलता है। ऐसे कुछ पुस्तकों में क्या होगा, राशियां पहले दी है, ग्रह बाद में दिए हैं, बहुत सी चीजें आगे पीछे कर दी है, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उनको सबको समृद्ध किया, और कौन सी चीज पहले आनी है, कौन सी बाद में आनी है, उन सब का जो है वो एक रूपता लाने का प्रयास किया गया। तो ऐसे हम पराशरी काल और ब्राह्मण काल पराशरी काल के अंतर्गत आने वाले इतने ग्रंथों की विषय में हम जान पाते हैं। इसके बाद हमारा एक आया है शिक्षक काल। शिक्षक काल में जो बात हुई उसमें जैसे पराशर, जैमिनी, गर्ग, सत्याचार, बराहमिल काल जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, कल्याण, वर्मा, वैद्यनाथ, नारायण भट्ट, चमत्कार चिंतामणि, वेंकटेश की शर्मा, ढूंढीराज, ये सब जो शास्त्र प्रमाण है ये इनके हैं। तो जो शिक्षक काल बाद में जो हमारा आज चल रहा है वो डॉक्टर बी.वी. रमन साहब का जो शिक्षक काल, इसको आप आईकास के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर बी.वी. रमन साहब ने ये जो आईकास की स्थापना की वो, और 1982 में जो है वो जो इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस संस्था का उन्होंने एक वो किया, निर्माण किया कि ज्योतिष शास्त्र को जो है सभी लोगों तक पहुंचाया जा सके। जितने भी हमारे ज्योतिष जिज्ञासु हैं उन सब तक ज्योतिष को वैदिक दृष्टिकोण से समझते हुए पहुंचाया जा सके कि इसका एक्चुअल में
सिद्धांत क्या है, इसमें एक रूपता लाते हुए उन्होंने कोर्सबद्ध रूप से उसको स्थापित किया। तो बीबी रमन साहब के जो अनुयायी हुए हमारे के.एन. राव साहब, के.एन. राव साहब उनके पहले शिष्य थे और उन्होंने और बाकी शिष्य भी और रहे। फिर उन्होंने के.एन. राव साहब ने भारतीय जो दिल्ली में जो है उसमें जो है उसको कोर्स को सरकारी उससे चालू किया गया है, भारतीय विद्या भवन में ज्योतिष रत्न के नाम से के.एन. राव साहब के माध्यम से चालू किया गया। फिर इनके ही शिष्य जो हुए थे श्री हमारे स्वर्गीय श्री महेंद्रनाथ केदार जी, और आज वर्तमान में हमारे श्री चिरंजीवी श्री एस.एन. कपूर साहब, इन दोनों ने दक्षिण भारत से इस ज्ञान को समेटकर सांगोपांग करके उत्तर भारत में ला करके इसका प्रचार प्रसार किया। आज हम जितनी भी पुस्तकें पढ़ रहे हैं श्री हमारे महेंद्रनाथ केदार जी की बहुत सारी पुस्तकें हम अध्ययन कर रहे हैं। तो 1985 के बाद श्री महेंद्रनाथ केदार जी ने बहुत सारे ग्रंथों में सहयोग दिया और पूर्व अध्यक्ष भी रहे। कपूर साहब ने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की और हमारे ज्योतिष के जो शिक्षक काल जी जो है कि श्री एस.एन. कपूर साहब, महेंद्रनाथ केदार जी और हमारे के.एन. राव साहब, इनके माध्यम से आज हमारा शिक्षक काल चल पड़ा। और आज तो आईकास में बहुत सारे शिक्षक हमारे आईकास ने उत्पन्न कर मतलब निर्माण कर दिए हैं जो वैज्ञानिक पक्ष को रखते हुए। और आईकास में जो शिक्षक हैं तो वो केवल एक वर्ग नहीं है कि एक कोई ब्राह्मण वर्ग है कि जो पांडित्य करने वाला वर्ग है, ऐसा वर्ग नहीं है, उसमें सब बुद्धिजीवी वर्ग है। हमारे इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो IAS है, हमारे जस्टिस एस.एन. कपूर साहब से आप समझते जस्टिस थे, महेंद्रनाथ केदार साहब AG ऑफिस में थे, और इसके अलावा हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रदीप चतुर्वेदी जी लोकसभा से हैं। और बहुत सारे हमारे ऐसे जो इस समय शिक्षक देखने को मिलते हैं वो कहीं ना कहीं बड़े बड़े पदस्थ है, बड़े बड़े पदों पर हैं, ऐसे लोगों ने। और बहुत सारे इंजीनियर, डॉक्टर चरक जो डॉक्टर हैं और जिन्होंने डॉक्टर चरक हैं हमारे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को विस्तार दिया। हम जितने भी आईकास के अंतर्गत शिक्षक काल को पढ़ते जाएंगे, शिक्षकों को पढ़ते जाएंगे, वो सब शिक्षक जो है कहीं ना कहीं वेद विद्या के कहीं एक किसी प्रॉपर एक वर्ग के नहीं है, लेकिन विज्ञान के विषय में या नॉलेज के विषय में वो काफी डीप है। और उन्होंने इस विषय को समझा और आगे आज वैज्ञानिक पक्ष के साथ, वैज्ञानिक तरीके के साथ आप लोगों के सामने इसको रखा है आईकास के माध्यम से। और आईकास अपेक्षा करता रहता है हमेशा कि जितने भी लोग हमारे अध्ययन अध्यापन करने आते हैं वो भी अपने दृष्टिकोण लगाकर अपनी बुद्धि के प्रयोग से हमारे ज्योतिष को और आगे ले जाएंगे और अच्छे से समझेंगे और लोगों तक उसको विज्ञान की सहायता से प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा ज्योतिष के जो आचार्य लोगों के अंतर्गत बात आई है उसमें आर्यभट्ट का भी नाम सराहनीय है, क्योंकि आर्यभट्ट ने जो गणित के विषय में बहुत आर्यभट्टीय ज्योतिष हमको देखने को मिलता है। बराबर जो थे भगवान सूर्य के कृपा पात्र पहले आचार्य हैं जो ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत, संहिता और होरा के रूप में स्पष्ट से व्याख्या करने वाले ज्योतिषाचार्य हुए, जिन्होंने तीनों स्कंदों पे अलग अलग रचना की है। इनके पुत्र पृथ्वी यशा हुए, जिन्होंने मैंने कहा कि प्रश्न का निर्माण हुआ। एक नहीं दो हुए, आर्यभट्ट द्वितीयम भी है। भास्कराचार्य, बराबर और ब्रह्मगुप्त के बाद इनके समान कोई प्रतिभाशाली अगर है तो वो सिद्धांत शिरोमणि के यानी इनसे भी ज्यादा योग्य
सिद्धांत शिरोमणि के प्रवर्तक, कर्ण कौतूहल के दो प्रसिद्ध ग्रंथों के निर्माता श्री भास्कराचार्य। सिद्धांत शिरोमणि हमारा पूरा सिद्धांत का ग्रंथ है। ज्योतिष सिद्धांत का इतना प्रसिद्ध ग्रंथ है कि अनेक टीकाएं इसकी मिलती हैं। सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ पारी गणित अर्थात लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित, गोलाध्याय, इन 4 भागों में विभक्त है और चारों भाग स्वयं एक एक ग्रंथ के समान है। लीलावती पर तो अनेक टीकाएं विद्वानों ने लिखी हैं। लीलावती नाम की इनकी कन्या जो है वो अत्यंत विदुषी और स्वरूपवती थी भास्कराचार्य जी की, किंतु उसकी कुंडली में अपरिहार्य वैधव्य योग को देख करके उन्होंने इसका विवाह तो नहीं किया, किंतु उसकी संतति के रूप में इस ग्रंथ का निर्माण किया और उसका नाम लीलावती रखा, जिससे कि वो आदि अनंत काल तक जानी जाए। नरपत दैवज्ञ हमारे जो हुए हैं उन जयाचार्य प्रसिद्ध ग्रंथ उनका है नरपति जयचर्या, इनका ग्रंथ है। संहिता के अंतर्गत ये ग्रंथ आता है। इसमें शकुन शास्त्र और संहिता का जो दूसरा पार्ट शकुन शास्त्र है और उसमें स्वर के द्वारा राजाओं के शुभाशुभ फल कहे गए। कालिदास हमारे जो कवि हैं वो भी ज्योतिष के बहुत बड़े हो रहे हैं। पूर्व कालामृत, उत्तर कालामृत नाम के ग्रंथ कालिदास जी के द्वारा रचित हैं। ज्योतिर्विदावरण नामक प्रसिद्ध मूर्त ग्रंथ भी 20 अध्याय में कालिदास जी का द्वारा हमको मिलता है। वैद्यनाथ जी ने जातक पारिजात का जो रचना की है, जातक पारिजात नामक जो ग्रंथ है वो फलित होरा शास्त्र का एक बहुत अच्छा और बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। पहले सारावली में जो लिखा हुआ है उसको फल दीपिका में संशोधित करके लोगों के ज्योतिषियों के लिए, ज्योतिष जिज्ञासुओं के लिए निर्माण हुआ है। और जो सारावली और फल दीपिका दोनों का जो सार है वो हमको जातक पारिजात में देखने को मिल जाता है। वैद्यनाथ जी ने दोनों को समाहित करते हुए और अच्छा ग्रंथ की रचना की है। इसके अलावा भी गणेश देवज्ञ का जो इतिहास है उनके बारे में बताया कि उन्होंने तो ग्रह लाघवम, तिथि चिंतामणि, लीलावती टीका, सिद्धांत शिरोमणि, विवाह वृंदावन, ऐसी बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकों की रचना की है। अगर आप ज्योतिष पढ़ेंगे तो आपको इन ग्रंथों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। कि ज्योतिष का इतिहास के साथ साथ आपके ज्योतिष की वृद्धि के लिए भी ये सब ग्रंथ होते हैं। अनेक ग्रंथ ज्योतिषी के पास जब होते हैं तब उसे उसके अंदर की गहराई पता चलती है। जिस विषय में काम करना है उससे संबंधित ग्रंथ वही ग्रंथ सब उपलब्ध हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं कि जो है ढुंडीराज अरे सही कर ठीक है। ढुंडीराज का जातक वर्ण सुधार रस करण चषक, ग्रह लाघव उदाहरण, ग्रह कलोपत्ति, पंचांग फल, कुंडपलता, बहुत सारे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। ढुंडीराज के नरसिंह देवज्ञ के ये पुत्र हैं। नीलकंठ के विषय में बताया, ताजिक नीलकंठी, राम भट्ट देवज्ञ, राम देवज्ञ जो है वो नीलकंठ के अनुज हैं। उन्होंने मूर्त चिंतामणि राम देवज्ञ ने लिखी है। गणेश देवज्ञ जिन्होंने जातक अलंकार नामक शास्त्र को बड़े विस्तार से दिया है हमारे सामने। नारायण भट्ट जिन्होंने होसार, सुधानिधि, ताजिक सुधानिधि, गणक प्रिया, स्वर सागर, नर जातक आदि ग्रंथों की व्याख्या की है। जीवनाथ जी हुए जिन्होंने भास्कराचार्य बीज गणित की टीका को भाव प्रकाश नामक फलित ज्योतिष ग्रंथ के बड़े महत्व को यहाँ पर आधार बना के लिखा है। तो ऐसे हमारे सामने और भी जो ग्रंथकार हुए हैं, आचार्य हुए हैं, काशी के आचार्य हुए हैं, लक्ष्मीपति, कृष्णदेव पंडित, लज्जा शंकर शर्मा जी, नंदलाल शर्मा जी, बापूदेव शास्त्री जी, अनेक हमारे ज्योतिष शास्त्री हुए हैं जिनके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा सकती है। सन 1902 से 1976 के बीच में भी हमको देखने को मिलता है
इनके विषय में एक घटना है। यह यूरोप के यात्रा कर रहे थे, तो ग्रीनविच की सूर्य नारायण जी व्यास की बात कर रहा हूँ कि सूर्य नारायण जी व्यास जो है वो यूरोप की यात्रा कर रहे थे, तो ग्रीनविच की विश्वविख्यात वेधशाला को देखने गए। और वेधशाला के संचालक यह समझ गए कि ये कोई भारत के प्रभावशाली लेखक तथा विद्वान है, इसलिए उनका आदर से स्वागत किया गया। विभिन्न विभाग जो दिखा रहे थे, अनुसंधान विभाग में 1 दर्जन से अधिक विद्वान लंबी बीच पर उनके सामने झुके हुए थे और चित्रों पर तल्लीन मुद्रा में शोध कार्य कर रहे थे। संचालक ने अपनी वेधशाला का बहुत महत्वपूर्ण कार्य बताया कि लगभग 2 वर्ष से सूर्य के चारों ओर कुछ धब्बे दिखाई दिए थे और वेधशाला के दूरवीक्षण विभाग में उन धब्बों के चित्र लिए गए। सन 1902 के आसपास की बात है। उन्हीं का रहस्य खोजने में लगे हुए। भारतीय दर्शक के मुख पर मुस्कान की रेखा देखकर संचालक चौंक गया और पूछा, आप इस संबंध में कुछ जानते हैं? उत्तर मिला, हाँ, भारत का ज्योतिष शास्त्र इस संबंध में सब कुछ जानता है। फिर 2 घंटे में भी यह बताया जा सकता है कि धब्बे कब क्यों आते हैं और कब आएंगे। उस विभाग की खोज पूर्ण हुई। संचालक ने आग्रह किया और अपने विभाग के साथ उनका फोटो लिया और बड़ी प्रशंसा के साथ समाचार पत्रों में छापा। महर्षि सांदीपनि के वंश में पंडित सूर्य नारायण व्यास का सीधा संबंध था। उनके पिता थे श्री नारायण जी महाराज। उनके विषय में काशी के महामहोपाध्याय कविराज गोपीनाथ ने लिखा है कि जब नारायण जी महाराज समाधिस्थ अवस्था में होते थे तब उनकी नाभि से कमल की आकृति निकलती थी। एक हाथ से ज्योतिष पंचांग का कार्य तथा एक हाथ से व्याकरण उनके हाथ से चलता था। गुजरात में जब भूकंप आया तो सारी दुनिया में बहस हो रही थी, तो ज्योतिष का कोई विद्वान भूकंप की पूर्व भविष्यवाणी कर सकता है, तो इनके द्वारा उस भविष्यवाणी को किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया में 1932 में भूकंप के ऊपर उन्होंने लेख लिखा। 1934 के विश्व प्रसिद्ध बिहार भूकंप, 1932 में विश्व युद्ध की घोषणा, 1924 में समाचार पत्र, ऐसे बहुत सारी बातें हमारे को देखने को मिलेंगी। तो हम देखते हैं कि हमारे इस ज्योतिष शास्त्र में, ज्योतिष के इतिहास में अनेक ज्योतिषी हमारे हुए हैं। ज्योतिष का इतिहास बहुत लंबा है और आने वाले समय में जो हमारा बीत गया वो सब इतिहास होता है। जब भी हम भी बीत जाएंगे तो हमारा भी एक इतिहास होगा। तो ज्योतिष शास्त्र का जो इतिहास है उसको संक्षिप्त में कहने का प्रयास किया गया है, क्योंकि इतिहास तो इतिहास होता है और बहुत बड़ा होता है। लेकिन मैंने आपको अभी बहुत